हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो लोग उठ गए हैं ना, वो बेशक मीटिंग जॉइन कर लें। तो जो अभी बेशक सो रहे हैं, तो वो सोते रहें। है मेन जो बात है वो ये है कि इंट्रो का चैप्टर है, बड़ा ही सिंपल और सादा सा चैप्टर है और इजी चैप्टर है। तो ये याद करना, तैयार करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है हमारे लिए। ठीक। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले जो मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन है और ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी थोड़ी कैरेक्टराइजेशंस वगैरह स्टार्ट करते हैं और लेट्स फॉर्मली बिगिन। अच्छा, ये जो वीडियो है ना, इसमें मैं आप लोगों को ना टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा हाउ टू। कि आप लोग कैसे जो है वो तैयारी कर सकते हैं, और तैयारी करने के साथ साथ आपने जो चीज़ें याद हैं वो आपने कैसे करनी है। ठीक। तो इस सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें सबसे पहले पता हो कि हम तैयार क्या कर रहे हैं। जो इसके लर्निंग आउटकम्स है, पर्सनली मेरे लिए ना, मैं ये जो लर्निंग आउटकम्स है ना, इनको बहुत अ, अच्छे तरीके से ना इस स्लाइड को याद भी करूंगा और देखूंगा भी, कि मुझे पता हो कि सबसे पहले हु आर मैनेजर्स, कि मैनेजर होता कौन है। अगर मैं मैनेजमेंट पढ़ने जा रहा हूँ या मैनेजमेंट की के बारे में थोड़ा बहुत कुछ क्या कहते हैं स्टडी करने जा रहा हूँ, तो मुझे एज एन आइडिया हो कि मैनेजर्स होते क्या हैं। फिर उसके बाद सेकेंडली, व्हाट इज मैनेजमेंट, के मैनेजर जो होते हैं वो करते क्या हैं, एज इन उनका फंक्शन क्या परफॉर्म होता है या उनका काम क्या होता है, वो मैनेजमेंट करते हैं। अच्छा, व्हाट डू मैनेजर्स डू, जो मैनेजर्स हैं उनकी जो आगे सेग्रीगेशन रिगार्डिंग देयर जॉब कैरेक्टराइजेशन, क्या वो मैनेजमेंट में क्या करते हैं, कि जो मैनेजर्स हैं वो मैनेजमेंट होती क्या और मैनेजर्स मैनेजमेंट में करते क्या। अच्छा, फिर उसके बाद है जी, व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एक वर्किंग बॉडी जो है वो कैसे बनती है, क्या उसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या उसमें चीज़ें होती हैं जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे से वजूद में आती है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट इज व्हाई स्टडी मैनेजमेंट, क्या आप मैनेजमेंट को क्यों स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज हु आर मैनेजर्स। सबसे पहले तो अच्छा, मैं जब पढ़ाई या स्टडी करना शुरू करूँगा ना, ठीक, तो मैं ये देखूँगा और मैं ये सोचूँगा कि सबसे पहले मैं जो है वो इस बात को ज़हन में रखूँ कि जो मैनेजर है, एक होता है ना फर्ज़ी बंदा खाका बनाता है, कि यार अच्छा एक मैं एक चीज़ मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो उसके अंदर जो डिफरेंट लोग हैं, ठीक, तो उन लोगों की क्या ख़ुसूसियात है। सही। तो पहला सवाल जो हमारे सामने आता है वो है जी मैनेजर का, कि मैनेजर होता कौन है। मैनेजर इज समवन हु कोऑर्डिनेट्स एंड ओवरसीज द वर्क ऑफ अदर्स so that organizational goals can be accomplished। अच्छा, ओवरसीज और कोऑर्डिनेट,
कोऑर्डिनेट इज अ थिंग कि आप जो है वो जैसे सबऑर्डिनेट होता है ना, इसको आप कोऑर्डिनेट कर लें कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो आपके कोलीग्स हो गए, ठीक। और जो कोऑर्डिनेट हो गया कि आपने अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, या अपने हल्का अहबाब, इसको समझ लो कि अपने हल्का अहबाब में अ, जो लोग हैं आपके, उनके साथ आपने मिलजुल के एक टास्क परफॉर्म करना है। तो जो वो टास्क करते हुए आप बाहमी जो रवैया रखोगे ना, वो बेसिकली कोऑर्डिनेट हो करना होगा। ठीक है, आपने एक दूसरे को, किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन दी, किसी से कुछ इन्फॉर्मेशन ली, ठीक। तो ये बेसिकली आपने कोऑर्डिनेट किया। तो someone who coordinates and oversees the work of other people so that organizational goals can be accomplished। इसमें जो important point है ना, वो है coordinate and oversees the work। और फिर उसके बाद आगे आता है जी organizational goals, कि coordinate and oversees the work किस लिए, कि organizational goals जो है ना वो अचीव हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट आता है जी क्लासिफाइंग मैनेजर्स, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, मिडिल मैनेजर्स, टॉप मैनेजर्स। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कौन होते हैं? जो कि पहला बैरियर होता है कि जो नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज होते हैं और जो मैनेजर्स होते हैं, उनके दरमियान जो पहला बैरियर आता है ना, वो आता है फर्स्ट लाइन मैनेजर्स का। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कौन होते हैं जी? जो इंडिविजुअल्स हु मैनेज द वर्क ऑफ नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज। इनकी जो स्किल्स है ना, वो बहुत बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती, इनको बेसिक स्किल्स आनी चाहिए। ये होते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। मिडिल मैनेजर्स, इंडिविजुअल्स हु मैनेज द वर्क ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, ठीक। और कॉर्ड अगर मुझे थोड़ा सा ये दिया जाए तो मैं इसको ऐसे मॉडिफाई करूंगा कि इंडिविजुअल्स हु मैनेज द वर्क ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स एंड कोऑर्डिनेट बिटवीन फर्स्ट लाइन मैनेजर्स एंड टॉप मैनेजर्स। गेटिंग द पॉइंट के मतलब नीचे की बातें ऊपर पहुंचानी और ऊपर की बातें नीचे पहुंचानी। बातों से मेरी मुराद क्या? काम के जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं उनसे काम लिया और टॉप लाइन मैनेजर्स तक पहुंचाया, और टॉप लाइन मैनेजर से काम लिया, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स तक पहुंचाया, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स ने नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉइज से वो काम करवाया। मिडिल मैनेजर्स जो है वो मैनेज करते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को। फिर उसके बाद टॉप मैनेजर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल वाइड डिसीजंस एंड थिंकिंग एब्स्ट्रैक्ट, ठीक। और एस्टैब्लिश प्लान्स एंड गोल्स दैट अफेक्ट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। कि वो इंडिविजुअल्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल वाइड डिसीजंस के, और बनाते हैं एस्टैब्लिशिंग प्लान्स, प्लान्स बनाते हैं, और ऐसे गोल्स और चेक पॉइंट्स रखते हैं कि जिस तक एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को वो फोरसी करते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन को वो साथ लेके चलते हैं। अच्छा, ये होगी क्लासिफिकेशन किसकी? मैनेजर की। इससे पहले हमने पढ़ा कि मैनेजर की डेफिनेशन क्या है, फिर उसके बाद हमने क्लासिफाई कर दिए कि 3 टाइप के मैनेजर होते हैं। उसके बाद आ गया ये पिरामिड, ठीक है। टॉप पे मैनेजर्स हो गए, फिर उसके बाद मिडिल मैनेजर्स हो गए, फिर फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हो गए, नीचे आ गए नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉइज। अच्छा, फिर उसके बाद क्या था नेक्स्ट कि व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेटिंग एंड ओवरसीइंग द वर्क एक्टिविटीज ऑफ अदर। यहां तक सेम है, कोऑर्डिनेट्स एंड ओवरसीज वर्क एक्टिविटीज ऑफ अदर्स। वही वाली डेफिनेशन है जो कि हमने मैनेजर की याद की है, ठीक। कि कोऑर्डिनेट एंड ओवरसीज द वर्क एक्टिविटीज ऑफ अदर्स। फिर उसके बाद कहते हैं सो दैट देयर एक्टिविटीज आर completed efficiently and effectively। कि या जो एक्टिविटीज ऑफ अदर्स तक है ना, वो सेम है मैनेजर वाला, ठीक है। अगर मैनेजर वाली याद करोगे ना तो बस उसमें जो मैनेजमेंट है इसमें ये याद करना है। फिर उसके बाद आ गया था सो दैट देयर एक्टिविटीज एंड आर कंप्लीटेड एफिशिएंटली एंड एक्टिविटीज, ठीक। बस ये वाला एक लाइन अलग है, ठीक है। सो दैट देयर एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ठीक। फिर उसके बाद आगे, अच्छा, अब वो यही जो हमने दो चीजें याद की है ना, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, इसमें जो एफिशिएंटली है, ठीक, और इफेक्टिवनेस है, वो बेसिकली मैनेजमेंट है, वो मैनेजरियल कंसर्न्स है,
ठीक, कि वो जो हमने मैनेजर में ये दो चीजें अलहदा से याद की ना, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, वो बेसिकली मैनेजरियल कंसर्न्स है। अब एफिशिएंसी क्या है? डूइंग थिंग्स राइट। एफिशिएंसी कि आप कोई काम कर रहे हैं अच्छे तरीके से करें, डूइंग थिंग्स राइट। फिर उसके बाद गेटिंग द मोस्ट आउटपुट फॉर द लीस्ट इनपुट, के मतलब आपकी एफिशिएंसी अच्छी हो, काम करने के जो तरीकेकार है वो सही हो। इफेक्टिवनेस, डूइंग राइट थिंग्स, सही। के इफेक्टिवनेस क्या है? कि आप कोई काम कर रहे हो ना, तो वो आप सही काम चूज करो और वो करो। समझ रहे हो कि मतलब अब मैंने अब लेट्स सी कि अभी मैंने नाश्ता करना है, ठीक, तो आज चूंकि क्या कहते हैं, मतलब मेरा मुझे नज़ला भी लगा हुआ है, ठीक, तो मैं ये करूंगा कि मैं चाय पीऊंगा, मैं कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं लूंगा, मैं कोई शेक वगैरह नहीं लूंगा साथ, मैं चाय पीऊंगा, ठीक। तो दैट मीन्स कि मैं थिंग्स राइट कर रहा हूँ, सॉरी राइट थिंग्स कर रहा हूँ, आई एम डूइंग राइट थिंग्स, ठीक। और जो एफिशिएंसी है वो क्या है? डूइंग थिंग्स राइट। कि अब मैं जब चाय बनाऊंगा तो उसमें जी कितनी चम्मच चीनी होगी, ठीक, तो मैं उसमें के अंदर अपनी उस एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हुए कि यार उसमें ये चीज डालूंगा, फिर शेक अगर बनाता हूँ तो उसमें क्या डालूंगा, तो वो दैट इज अ सेपरेट थिंग, ठीक। या अगर मैं किसी से बनवाता हूँ घर में, तो मैं वो उनसे कैसे वो चीजें बनवाऊंगा, ठीक। तो ये बेसिकली एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक। पहले हमने पढ़ा मैनेजर क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि जी मैनेजर की क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं, फिर हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट क्या होती है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि मैनेजरियल कंसर्न्स क्या होते हैं रिगार्डिंग एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट है जी एफिशिएंसी मीन्स, ठीक, कि मतलब वही वाली बात हो कि एफिशिएंसी किस चीज पे अप्लाई हो सकती है? कोई मीन्स हो, कोई जरिए हो, कोई रास्ते हो, ठीक, या कोई आपके पास कोई रिसोर्सेज हो, एफिशिएंसी उस पे लगे, जैसे कि डूइंग राइट थिंग्स है एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस, डूइंग थिंग्स, डूइंग राइट थिंग्स, इफेक्टिवनेस। हाँ, फिर उसके बाद एफिशिएंसी मींस रिसोर्स यूजेज, रिसोर्स यूज जो इस्तेमाल हो रहा है वो बेसिकली एफिशिएंसी में आ रहा है, कि आप जो अपनी एफर्ट लगा रहे हो, ठीक है, वो क्या सही डायरेक्शन में लगा रहे हो। इफेक्टिवनेस है गोल अटेनमेंट, कि इफेक्टिवनेस आता है कि आपने जो गोल्स है क्या वो फुलफिल किए हैं, ठीक। जो एफिशिएंसी है रिसोर्स यूजेज, वो आएगा जी लो वेस्ट में, कि आपका जो क्या कहते हैं, वो बेसिकली वेस्टेज, आपकी एफर्ट कम 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 से कम वेस्ट हो, ठीक। और गोल अटेनमेंट शुड बी हाई अटेनमेंट। और ये सर बताना चाह रहे हैं, या ये जो प्रेजेंटेशन है वो हमें ये बताती है कि जो मैनेजमेंट है ना, जो मैनेजमेंट का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, वो मैनेजमेंट हमेशा स्ट्राइव करती है लो रिसोर्स वेस्टेज पे और हाई गोल अटेनमेंट पे। अच्छा, व्हाट डू मैनेजर्स डू? मैनेजर्स इस सब में करते क्या है? Three approaches to defining what managers do. First one is the functions they perform. Second one are the roles they play, and third one is the skill they need, ठीक। कि मैनेजमेंट के बाद जो फंक्शंस हैं मैनेजमेंट में वो क्या होते हैं, ठीक। एक सेकंड, कंसर्न्स, अच्छा, पहले मैनेजमेंट हमने पढ़ा, फिर उसके बाद हमने मैनेजमेंट कंसर्न्स पढ़ा, ठीक। कंसर्न्स के अंदर आता है ये आपका एफिशिएंसी, रिसोर्स यूजेज, गोल अटेनमेंट। फिर उसके बाद जो फंक्शंस आते हैं ना, कि मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या है। पहला फंक्शन है जो है वो, अच्छा, ये जो 3 पॉइंट है ना, ये याद रखने हैं, ये याद करने वाले, क्योंकि इस इन 3 पॉइंट्स के आगे ना ये पूरा जो क्या कहते हैं, पूरी जो प्रेजेंटेशन है ना वो है इन 3 पॉइंट्स के ऊपर। आगे वाली सारी प्रेजेंटेशन, टाइम भी मैं जल्दी से वाइंड अप करता हूँ। अच्छा, फंक्शंस दे परफॉर्म, के वो फंक्शंस क्या परफॉर्म करेंगे, रोल्स दे प्ले,
जो मैनेजर्स हैं वो रोल क्या-क्या प्ले करेंगे। स्किल्स दे नीड कि वो कौन-कौन सी स्किल्स को बरूए-कार लाते हुए वो काम परफॉर्म करेंगे। ये 3 पॉइंट्स याद करने के लिए मैं याद करता हूँ कि जी एफआरएस या एफएसआर, एफएसआर से मैं ये याद करता हूँ कि जी मैनेजमेंट की जो 3 अप्रोचेज़ हैं, वो क्या-क्या हैं जी। एफएसआर, फंक्शंस, स्किल्स और रोल्स। फंक्शंस, स्किल्स और रोल्स, ठीक। फिर उसके बाद आगे चलो जी। अब फंक्शंस में क्या है? फंक्शंस सिंपल वही पोल्का वाला जो मेथड है ना, वो है पोल्क, ठीक। कि प्लानिंग पार्ट है उससे पहले, ये फंक्शंस की हेडिंग में आएगा, ठीक। कि प्लानिंग, defining goals, establishing strategies, achieve goals, developing plans to integrate and coordinate activities, organizing, ऑर्गेनाइजिंग के मैंने पहले, सबसे पहले तो मैंने अच्छा अब मैं इसमें ना एग्जांपल डालता हूँ कि मैंने कोई भी काम करना था। लेट्स सपोज कि मैंने यही जो ग्रुप वाला काम है ना, जो मैंने आप लोगों को मतलब लिंक वगैरह भेजी है, ये यही ग्रुप वाला काम मैंने करना था। तो इसको सबसे पहले मैंने क्या किया? प्लान किया। प्लान कैसे किया कि मैं बैठा, मैंने कहा यार क्लास के बहुत से लड़के ऐसे हैं जिनकी जो तैयारी है वो को बहुत अच्छी नहीं होगी, ठीक है। मेरी भी जो कोशिश है वो ये है कि मैं मैक्सिमम लोगों की तैयारी अच्छे तरीके से करवाऊँ, ठीक। ये दैट वाज़ माय बेसिक एम, ठीक। अब जब मेरा बेसिक एम डिफाइन हो गया, फिर उसके बाद मैंने प्लान किया, प्लानिंग किया, तो फिर डिफाइनिंग, मैंने अपने गोल्स डिफाइन किए। यही एमिंग वाला पार्ट इसमें आ गया ना कि मैंने गोल्स डिफाइन किया, गोल्स क्या, मोटिव्स क्या। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आया जी एस्टैब्लिशिंग स्ट्रेटजीज टू अचीव गोल्स, कि मैंने स्ट्रेटजीज बनाना शुरू की। क्या स्ट्रेटजी थी? कि मैंने पहले जो है वो 1-2 लड़कों को इन्वॉल्व किया, ठीक है। अब मैंने ये स्ट्रेटजीज बनाना शुरू की कि 1-2 लड़के इन्वॉल्व हुए कि यार मैं इस तरीके से ये चाह रहा हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या ये बात सही है? तो वो जो क्लास के ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल सर, बिल्कुल शुएब भैया, आप जो ये बात कह रहे हैं ना, ये बात दुरुस्त है, ये बात ऐसी ही है। तो आप जो है वो इस चीज़ को ना फ़ॉरसी करें, आप चलें, ठीक। डेवलपिंग प्लान्स टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़, क्या ये मैंने प्लान बनाए और फिर उसके बाद मैंने उसको जो है स्ट्रैटेजीज़ इम्प्लीमेंट की उसके ऊपर, कि स्ट्रैटेजीज़ क्या थी कि मैंने लोगों से एज़ इन डिस्कस किया और मैंने इस चीज़ को इनिशिएट किया और मैं आगे लेके चला। फिर उसके बाद डेवलपिंग प्लान्स टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़, के मैंने फिर प्लान्स बनाए और प्लान्स बनाए किस चीज़ के, कि मैंने कोऑर्डिनेशन और एक्टिविटीज़ और को इंटीग्रेशन करना शुरू की, ठीक। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये मेरा प्लानिंग पार्ट आ गया, सही। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग मैंने क्या किया कि मैंने वो जो लड़के जिनको डिस्कस किया था ना, उनको उस चीज़ का पार्ट बनाया, ठीक है। ये मैंने ऑर्गेनाइज किया, ओके। अरेंजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग वर्क टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कि यही जो वर्क की अरेंजमेंट है और स्ट्रक्चरिंग और अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स वाला पार्ट है ना, ये इधर आता है कि मैंने उन सबको इन्वॉल्व किया। लीडिंग, वर्किंग विद एंड थ्रू पीपल टू अकम्प्लिश गोल्स। अब मैंने जो आप सब लोगों को एक ग्रुप पे इकट्ठा किया, फिर मैंने आपको बताना शुरू किया कि अच्छा यार, हम लोगों ने करना क्या, हमने अचीव क्या करना है, हम इस चीज से करना क्या चाह रहे हैं। तो ये बेसिकली मेरा लीडिंग पार्ट आ गया कि मैंने इस चीज को ऐसे लीड किया, ठीक। फिर उसके बाद कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग, कंपेयरिंग एंड करेक्टिंग वर्क। कंट्रोलिंग पार्ट क्या है कि मैंने अ, इसी ग्रुप पे ही अ, ये जो कुछ एक्टिविटीज हो रही थी या आगे पीछे की जो बातें हो रही थी, मैंने उस चीज को कंट्रोल किया। मैं क्यों? क्योंकि ये ग्रुप मैंने बनाया है पढ़ाई के लिए और स्ट्रिक्टली ये सिर्फ पढ़ाई की पर्पस के लिए, ठीक। तो पढ़ाई के पर्पस को सर्व करने के लिए मैं अब इसको मॉनिटर भी कर रहा हूँ। मैंने इसको कंट्रोल ऐसे किया हुआ है कि इसके जो एडमिन राइट्स हैं वो मेरे पास है। और फिर उसके अलावा जो करेक्टिंग वर्क और कंपेयरिंग वाला पार्ट आता है, वो हम इस चीज़ को साथ लेके चल सकते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो एनॉमलीज और परेशानियां और मुश्किलात हमें आएंगी, वी आर गोइंग टू करेक्ट इट। और इंशाल्लाह हमारा एम ये है कि हमारे मिड टर्म्स के जो पेपर्स है ना, वो बहुत अच्छे। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। इट्स द सेम, वही वाली बात है कि डिफाइनिंग को, एस्टैब्लिशिंग स्ट्रेटजीज एंड डेवलपिंग प्लान्स टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज टू डिटरमाइन व्हाट नीड्स टू बी डन, हाउ इट विल बी डन एंड हु इज टू डू इट।
मोटिवेटिंग, लीडिंग एंड एनी अदर एक्शंस। अच्छा, बस ये वाली एग्जांपल अगर याद रखोगे ना तो ऑटोमेटिकली तुम देखना तुम्हारे ज़हन में ये सारा पार्ट क्लियर रहेगा कि ये ग्रुप कैसे बनता है, या तुम खुद भी कोई ग्रुप बना रहे होगे ना, तुम्हें ये पार्ट जो है ना वो समझ में आने को। फिर उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन स्टेटेड पर्पस। ठीक है, ये मैनेजमेंट का क्या है, फंक्शंस। अच्छा, अगर सर क्वेश्चन दे देते हैं कि राइट अ नोट ऑन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, डिफाइन मैनेजमेंट एंड राइट अ नोट ऑन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो फिर आपने खामोशी से जो है वो पहले मैनेजमेंट को डिफाइन करना है, इधर से स्टार्ट करना है। ठीक, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, कंसर्न्स का जिक्र करके अगर ये बनाते हो तो खूबसूरत सा ये बना देना। और फिर उसके बाद जो ये फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, उसमें पे अप्रोचेस का जिक्र करके फिर उसके बाद फंक्शंस के ऊपर जो है ना वो सिर्फ एक नोट लिख देना। अगर सर ये कहते हैं कि व्हाट इज मैनेजमेंट, राइट अ नोट ऑन 3 अप्रोचेस ऑफ मैनेजमेंट। अगर 3 अप्रोचेस वाला सवाल आ जाता है तो फिर फंक्शंस भी लिखने हैं, रोल भी लिखने हैं, और जो स्किल्स हैं वो वाला भी लिखना है। अगर 3 अप्रोचेस नहीं देते, अगर सर कहते हैं कि जी सिर्फ फंक्शंस ऑफ मैनेज, सिर्फ फंक्शंस कहते हैं, तो फिर हमने खामोशी से ये फंक्शंस लिख देने हैं सारे और इधर तक। फिर उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन क्या है, वो नेक्स्ट अप्रोच क्या है, नेक्स्ट अप्रोचेस के जो रोल्स हैं वो मैनेजर को कौन से रोल्स प्ले करते हैं। ठीक, तो रोल्स आते हैं इसमें स्पेसिफिक एक्शंस और बिहेवियर्स एक्सपेक्टेड ऑफ अ मैनेजर। एक मैनेजर से जो स्पेसिफिक एक्शंस और बिहेवियर्स हैं वो क्या क्या एक्सपेक्ट किए जाते हैं। मिंट्सबर्ग की आइडेंटिफाइंग बेसिकली रोल्स, 10 रोल्स हैं जो कि मिंट्सबर्ग ने दिए थे। ठीक, और इसको हमने सर ने बताया था कि इसको करेक्टराइज किया जाता है 3 मेन चीज़ों पे। एक इंटरपर्सनल होते हैं, एक जो है वो क्या कहते हैं इंफॉर्मेशनल होते हैं, और एक डिसीजनल होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट एस के मैनेजमेंट रोल्स। मिंट्सबर्ग की अप्रोच क्या थी कि इंटरपर्सनल रोल्स होने चाहिए, इंफॉर्मेशनल रोल्स होने चाहिए, और डिसीजनल रोल्स होने चाहिए। मैं इसको कैसे याद करूंगा कि रोल्स को की जो नॉर्मल करेक्टराइजेशन है वो क्या है, वो है आईडीआई या आईआईडी। आईआईडी से जो मेन फर्स्ट लेटर है ना इसका, वो अगर आप याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपके ज़हन में ना बाकी सब आ जाएगा कि आईआईडी, इंटरपर्सनल रोल्स, इंफॉर्मेशनल रोल्स और डिसीजनल रोल्स। ठीक, इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल होते हैं कि मतलब बातूनी रोल्स जो होते हैं, जो बात करने के लेवल पे होते हैं, जो कि एब्स्ट्रैक्ट सोच रहे होते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के मतलब टॉप मैनेजर्स होते हैं, ये वो सोच रहे होते हैं। ये इंटरपर्सनल रोल्स कहलाते हैं। इसमें क्या है जी, पहला है फिगर हेड, लीडर, लाइजन। इंटरपर्सनल रोल्स में आता है फिगर हेड, लीडर और लाइजन। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशनल रोल्स में आता है मॉनिटर, डिसिमिनेटर, स्पोक्स पर्सन। मॉनिटर एक होता है, एक डिसिमिनेटर होता है जो कि डिसिमिनेट करता है। ये इंफॉर्मेशनल रोल्स बेसिकली जो मिडल मैनेजर्स होते हैं ना, ये उनके रोल्स होंगे, मॉनिटर, डिसिमिनेटर और स्पोक्स पर्सन। ये सर ने ऐसे ही करके समझाया था, याद होगा तुम लोगों को, कि जो टॉप लेवल पे आते हैं उनमें फिगर हेड, लीडर, लाइजन आता है। फिर मिडिल मैनेजर्स में जो आते हैं उनमें मॉनिटर, डिसिमिनेटर, स्पोक्स पर्सन आता है। फिर उसके बाद नीचे जो डिसीजनल रोल्स आते हैं उनके अंदर वो बेसिकली फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर हो गया, डिस्टर्बेंस हैंडलर हो गया, रिसोर्स एलोकेटर हो गया, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट निगोशिएटर हो गया। निगोशिएटर बेसिकली एक लिहाज से देखा जाए तो आपका कंपेटिटर होता है। कंपेटिटर एज इन जो कि मार्केट की खबरें और मार्केट की जो चीज़ें होती है ना वो आपको बता रहा होता है कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है। सही, तो मैंने अब ये जो रोल्स हैं वो मैंने ऐसे याद किए हैं कि आप ना जब डाइनिंग टेबल पे बैठोगे ना, और सपोज करना डाइनिंग टेबल पे बैठ के ना कि तुम्हारे पास इधर 10 चेयर्स हैं। ठीक, तो तुम सेंटर वाली चेयर पे जब बैठोगे ना तो तुम जो बिल्कुल फ्रंट जो टेबल की जो पहली चेयर होती है ना, जो सामने जो हेड चेयर जो कहलाती है, हेड चेयर पे आप बैठोगे ना तो वो बेसिकली फिगर हेड हो गया। फिगर हेड आपके घर में कौन है, आपके वालिद साहब। ठीक, तो और क्या आपकी मतलब वालदैन, आपके वालदैन में से जो बंदा है ना वो बेसिकली आपका फिगर हेड होना चाहिए। डिपेंड्स अपॉन दी फैमिली के, फैमिली का स्ट्रक्चर क्या, वो फिगर हेड हो गया। फिर उसके बाद आपके राइट साइड पे जो बंदा बैठा होगा वो आपका लीडर है, जो जो आपको आपका काम लीड कर रहा है। फिर उसके बाद जो लेफ्ट पे बंदा बैठा है वो लाइजन है। ठीक, इसी तरीके से फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चेयर है उस पे इमेजिन करो कि जो नेक्स्ट चेयर है उसके ऊपर मॉनिटर बैठा हुआ है, जो लीडर के साथ है वो मॉनिटर बैठा हुआ है, मॉनिटर के सामने डिसिमिनेटर बैठा हुआ है। ठीक, फिर उसके बाद दोबारा राइट साइड पे आओ कि यहाँ पे जो मॉनिटर है, जो लीडर के साथ मॉनिटर बैठा हुआ था ना, तो
उसके साथ अभी बैठा हुआ है स्पोक्स पर्सन, ठीक, स्पोक्स पर्सन जो कि अब मतलब ऐसे आपकी जो बात है वो ऊपर से नीचे वो आगे बताता है सबको। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्पोक्स पर्सन के सामने आता है जी एंटरप्रेन्योर, उसके साथ जो स्पोक्स पर्सन के साथ बैठा हुआ बंदा वो है डिस्टरबेंस हैंडलर, कि अगर इन केस कोई कॉन्टीजेंसी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई इश्यूज हो जाते हैं, जैसे अभी ये कोविड वाला मामला चला, तो ये एक लिहाज से डिस्टरबेंस है, तो वो उसको जो मैनेज कर रहा होगा बेसिकली डिस्टरबेंस हैंडलर होगा। उसके जो सामने बंदा बैठा है वो रिसोर्स एलोकेटर है, सही। अब जो फिगर हेड है ना, उसके जो बिल्कुल ऑपोजिट बंदा बैठा हुआ है ना, वो एक लिहाज से निगोशिएटर है, सही। तो आप जस्ट इमेजिन आप डाइनिंग टेबल पे बैठो, डाइनिंग टेबल ये जो 10 पॉइंट्स है ना, ये ऐसे याद हो जाएंगे बहुत इजीली, कि आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हो, जो फिगर हेड वाली चेयर है उसमें बिल्कुल सामने बैठते हो, तो सामने वाला बंदा फिगर हेड हो गया, लीडर, लाइजन, मॉनिटर, डिसमिनेटर, स्पोक्स पर्सन, एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर, नेगोशिएटर, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट जो अप्रोच है वो है स्किल्स मैनेजर्स नीड, ठीक है। अब स्किल्स में जो है वो टेक्निकल स्किल्स भी होती हैं, ह्यूमन स्किल्स भी होती हैं, और कंसेप्चुअल स्किल्स भी होती हैं, ठीक है। इसको मैंने ऐसे याद किया कि एच टी सी के जो मोबाइल्स होते हैं ना, वो काफ़ी जो है ना मतलब फेमस हुए थे कुछ किसी ज़माने में, तो मैंने उससे याद किया हुआ कि स्किल्स मैनेजर को क्या चाहिए होती है, एच टी सी स्किल चाहिए होती है। एच क्या है, ह्यूमन स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स और कंसेप्चुअल स्किल्स, ठीक। ह्यूमन स्किल्स में आप क्या आते हैं, द एबिलिटी टू वर्क वेल विद अदर पीपल, ये ह्यूमन स्किल्स होगी कि लोगों के साथ मिलकर काम करना अच्छे तरीके से, वो ह्यूमन स्किल है। अब ये जो ह्यूमन स्किल है, ये कौन से मैनेजर अप्लाई कर रहे होते हैं, ये मिडल मैनेजर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। टेक्निकल स्किल्स, नॉलेज और प्रोफिशिएंसी इन अ स्पेसिफिक फील्ड, जो नॉलेज है और जो प्रोफिशिएंसी है एक स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड, वो होगी आपकी टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल मतलब एक इंसान जो कि एक फ्रेश ग्रेजुएट है, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी कॉलेज का, उसके पास सिर्फ टेक्निकल स्किल्स है, क्या, नॉलेज और प्रोफिशिएंसी है उसके पास एक स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड पास, तो इसलिए उसको फर्स्ट लाइन मैनेजर के तौर पे यूटिलाइज किया जाता है। नेक्स्ट इज कंसेप्चुअल स्किल्स। कंसेप्चुअल स्किल्स में आपके आ जाते हैं द एबिलिटी टू थिंक द एंड कंसेप्चुअलाइज अबाउट एब्स्ट्रैक्ट एंड कम्प्लेक्स सिचुएशंस कंसर्निंग द ऑर्गेनाइजेशन। कंसेप्चुअल स्किल्स में मतलब सोच आ गई एब्स्ट्रैक्ट के बारे में, मुश्किलात में तुम पड़ गए हो, परेशानियों में तुम पड़ गए हो, कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई बिल्कुल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन एक जो है वो जीरो फिगर की तरफ जाना शुरू हो गई है, ठीक। तो वहां पे जो स्किल्स नीड होंगी ना, कि भाई मार्केट की क्या सिचुएशन है, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हमने उठाना है, इसी ग्रुप को सामने रख लेते हैं कि इस ग्रुप में जो है वो अभी माशाल्लाह कोई पार्टिसिपेंट नहीं है, मैं अकेला बैठा हुआ हूँ, ठीक, लेकिन मुझे कोई इशू नहीं है, मैं वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वीडियो रिकॉर्ड करके तुम लोगों को भेज दूंगा, खामोशी से इस वीडियो को बेशक देख लेना एक दफा, तो काफी हद तक तुम्हें जो है ना वो मतलब ये प्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगी, सही। तो ये टाइम इसीलिए मैंने मॉर्निंग का रखा था कि अगर कोई ज्वाइन कर ले तो भी ठीक है, नहीं भी ज्वाइन करता तो कोई पार नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आराम से चिल करके जो है वो बस ये एक दफा वीडियो देख लेना, तो तुम लोगों को ना समझ आ जाएगी। तो कंसेप्चुअल स्किल्स में मतलब वो इंसान जो है वो एब्स्ट्रैक्ट के बारे में सोच रहा है। अब यही जो बातें हैं ना कि भैया नहीं किसी ने ज्वाइन किया, कोई मसला नहीं है यार, क्या हो गया, नहीं ज्वाइन किया तो सो रहे होंगे अपना जो है वो क्या कहते हैं एज इन बिजी होंगे, कोई काम कर रहा होगा, कोई पढ़ाई कर रहा होगा, कोई किसी ना किसी जगह पे कोई ना कोई इंसान बिजी हो, ठीक। तो उस इन सारी चीजों को सामने रखते हुए जब कोई डिसीजन लिया जाता है ना कि अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे पता है रिकॉर्डेड फॉर्म में ये सब जा रहा है, तो वो एक कंसेप्चुअल स्किल्स के उसमें आता है, ठीक। फिर जो ह्यूमन स्किल्स के बारे में बता दिया मिडिल मैनेजर, कंसेप्चुअल स्किल्स बेसिकली टॉप लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं ना वो करते हैं। अच्छा, स्किल्स नीडेड एट डिफरेंट मैनेजमेंट लेवल्स, जो मैनेजमेंट के जो लेवल्स हैं, जो मैंने बताया था कि टॉप लेवल, मिडिल मैनेजर, लो लेवल मैनेजर्स, ठीक है, जैसे कैरेक्टराइज किया गया इस ग्राफ में। तो जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं वो कंसेप्चुअल स्किल्स रखते हैं, जो मिडिल लेवल के मैनेजर्स हैं उनके पास ह्यूमन स्किल्स चाहिए होती हैं, और टेक्निकल स्किल्स, ये वही वाला बात है जो कि पहले बताई। अच्छा, इसमें अब सवाल क्या आ सकता है, सवाल ये आएगा कि व्हाट इज मैनेजमेंट एंड राइट
3 अप्रोचेस, ठीक है, राइट 3 अप्रोचेस एंड डिफाइन, राइट 3 अप्रोचेस एंड ब्रीफली डिस्कस मैनेजरियल रोल, ठीक है, व्हाट आर मैनेजरियल रोल्स, ठीक है, फिर आपने बताना जी मिंट्सबर्ग के मैनेजरियल रोल्स ये हैं, ठीक। ये भी हो सकता है कि जी व्हाट इज मैनेजमेंट, राइट 3 अप्रोचेस, और कवर द स्किल्स पार्ट, स्किल्स पार्ट क्या, स्किल्स कौन कौन सी आती है, ठीक है, इन डिटेल। इस तरह के सवाल जो है वो सर दे सकते हैं। फिर उसके बाद व्हाट आर मैनेजर्स, राइट 3 अप्रोचेस ऑफ अ मैनेजर, ब्रीफली डिस्कस फंक्शंस ऑफ मैनेजर, ठीक है, फंक्शंस आएंगे तो खामोशी से उठा के पोल का लिख देना, ठीक। अगर सर पूछते हैं कि जी व्हाट इज मैनेजमेंट और जो क्लासिफाई मैनेजर्स, तो वो जो पहली 2 स्लाइड्स है ना, खामोशी से वो उठा के लिख, ठीक है, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, मतलब वो चीजें सारी, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि अब सर कहेंगे, वैसे यही वाला सवाल सर ने ना लास्ट टाइम जो है ना वो पूछा था पेपर में कि व्हाट इज अ मैनेजर या व्हाट इज मैनेजमेंट, डिस्क्राइब changes that impact a manager's job, rewards and challenges, ठीक, या कुछ इस तरह की चीजें जो है ना वो मतलब सर पूछ सकते हैं। तो चेंजेस में पहली बात चेंजिंग टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद उसको हम ने उस पे इम्पैक्ट क्या आया, शिफ्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज, वर्चुअल प्लेसेस, मोर मोबाइल नेटवर्क्स। अब ये जो बेसिकली मैं ये जो हमारे पास मोड ऑफ कम्युनिकेशन है ना वो लाई करता है चेंजिंग टेक्नोलॉजी के पार्ट, ठीक। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड एम्फोसिस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजरियल एथिक्स, ठीक, कि अब जो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजरियल और एथिक्स है ना उन पे बहुत ज्यादा एम्फोसिस होना शुरू हो गया। लाइक वाइज के मतलब जैसे अभी इसी ग्रुप की हम बात, मैं एक इसी ग्रुप को अभी सामने रख रहा हूँ, जैसे होता है ना वो ग्रुप ऑफ एज पीपल, ठीक, तो ये ग्रुप ऑफ पीपल मेक एन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हमारी एक लिहाज से ये जो ग्रुप है ये हमारा और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैनेजेरियल एथिक्स का ख्याल रखना कि भाई आपने कैसे इसमें पार्टिसिपेट करना है, कैसे लोगों का ट्रस्ट गेन रखना है और हर इंसान को इन्वॉल्व रखना है, ये एक लिहाज से बेसिकली देखा जाए तो ये एक जो मेन बॉडी या मेन सोल है ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वो ये है कि हमने एक एथिकली फॉर्म्ड और मोरालिटी के साथ जो है ना वो अपने स्टडीज को कंडक्ट करने के लिए ग्रुप की ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, ठीक। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट बात आती है इंक्रीज कंपेटिटिवनेस, कि जो कंपेटिटिवनेस है वो ज्यादा हो रही है जिसकी वजह से मैनेजर की जो जॉब है ना उनमें चेंजेस आ रही है, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज चेंजिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स, सिक्योरिटी थ्रेट्स चूंकि चेंज हो रहे हैं जिसकी वजह से जो मैनेजर की जॉब है उसमें चेंजेस आ रही हैं। पहली बात जी दोबारा से टेक्नोलॉजी का शिफ्ट आ रहा है, मैनेजरियल एथिक्स चेंज हो रहे हैं, कंपेटिटिवनेस ज्यादा हो रही है और सिक्योरिटी थ्रेट्स चेंज हो रहे हैं, ठीक। ये 4 पॉइंट से याद कर लो, टेंशन फ्री हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ चेंज, इम्पैक्ट क्या है चेंजेस के, शिफ्ट होती है यही जो टेक्नोलॉजी है उससे क्या इम्पैक्ट होगा कि जो बाउंड्रीज है वो शिफ्ट हो रही है, वर्चुअल प्लेसेस बन रही है, मोबाइल वर्कर्स बन रहे हैं, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो चेंज है उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है कि जी जो मैनेजरियल एथिक्स और एम्फोसिस है उससे जो ट्रस्ट है वो रिबिल्ड हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। फिर उसके बाद कंपेटिटिवनेस आती है, कस्टमर सर्विस इनोवेशन आती है, ठीक है। जो कंपेटिटिवनेस है वो ज्यादा हो रही है तो उससे ऑटोमेटिकली जो कस्टमर सर्विस की इनोवेशन है ना वो ज्यादा हो रही है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी थ्रेट्स चूंकि ज्यादा आ रही हैं तो जो रिस्क मैनेजमेंट डिस्क्रिमिनेशन कंसर्न्स है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। सही, ये 4 पॉइंट याद रहेंगे, चेंजिंग टेक्नोलॉजी, मैनेजरियल एथिक्स, इंक्रीज्ड कम्पिटिटिवनेस, चेंजिंग सिक्योरिटी। अगर सर सवाल देते हैं ना वो कहते हैं ठीक है व्हाट इज मैनेजमेंट,
ठीक, what are managers, what are managers and what are the changes that impact a manager's job। ठीक, तो फिर ये 4 चेंजेस लिखने और साथ में इम्पैक्ट्स उसके जो है ना वो लिख देने। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं वैसे तुम्हें बता रहा हूँ। व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन? एन ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंड a deliberate arrangement of people to accomplish some specific purpose। A deliberate arrangement of people to accomplish some specific purpose that individuals independently could not accomplish alone। कि अब यही वही ग्रुप वाली एग्जांपल सामने रखो ना कि एक deliberate arrangement of people जिसको अरेंज किया गया फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, मिड टर्म एग्जामिनेशन, और फिर उसके बाद नेक्स्ट इज दैट इंडिविजुअल्स इंडिपेंडेंटली कुड नॉट अकम्प्लिश, उनके इंडिविजुअल्स इंडिपेंडेंटली खुद नहीं कर सकते ये काम, कि मतलब एक बंदा है वो नहीं तैयारी कर सकता अकेले। ठीक है, तो उसके लिए जो है ना वो ये चीज हमने एक ऑर्गेनाइजेशन, उस बंदे को सामने, उसको हमने सामने रखते हुए ना ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ना को तरतीब दिया। अच्छा, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन के जी? दे हैव अ डिस्टिंक्ट पर्पस, एक डिस्टिंक्ट गोल होता है, दे आर कंपोज्ड ऑफ पीपल, और एक डेलिब्रेट स्ट्रक्चर होता है कि उनका सबसे पहले गोल क्या है हमारा इस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से या इस ग्रुप ऑफ पीपल को सामने रखते हुए कि हमने जो हमारी क्लास के वीक स्टूडेंट्स हैं ना उनकी तैयारी करवानी। नेक्स्ट इज ये लोगों से मिल के बनता है, सारे लोग इकट्ठे हुए ये तैयार हो गया। हैव अ डेलिब्रेट स्ट्रक्चर, कि जो एक स्ट्रक्चर है वो वर्किंग बॉडी होनी चाहिए कि भाई अब ग्रुप है, ग्रुप के अंदर जो जो सेटिंग्स वगैरह मैंने किया ना वो बेसिकली इसका ग्रुप का स्ट्रक्चर। ठीक, फिर उसके बाद डिस्टिंक्ट पर्पस, डेलिब्रेट स्ट्रक्चर, पीपल, ये है आइडियोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन की आइडियोलॉजी है, डिस्टिंक्ट पर्पस, डेलिब्रेट स्ट्रक्चर और पीपल। फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ स्टडिंग मैनेजमेंट, के मैनेजमेंट को हमने स्टडी करना तो उसमें वैल्यूज क्या क्या हैं जो कि होंगी। वर्सैलिटी, यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट, गुड मैनेजमेंट इज नीडेड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, अच्छे मैनेजर्स जो है ना वो हर जगह रिक्वायर्ड होते हैं। द रियलिटी ऑफ वर्क, एम्प्लॉयज ईदर मैनेज और आर बीइंग मैनेज्ड, कि जो एम्प्लॉयज है ना वो या मैनेज हो कर रहे होते हैं या वो मैनेज हो रहे होते हैं। ठीक है, ये एम्प्लॉय का जो है ना वो डेफिनेशन है कि एम्प्लॉय जो है वो या तो दे आर बीइंग मैनेज्ड या दे आर मैनेजिंग। रिवॉर्ड्स एंड चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ मैनेजर, ये वही रिवॉर्ड और चैलेंजेस वाली बात आ गई कि जी जो क्या इसमें आपको रिवॉर्ड क्या है या इसका चैलेंज जो है वो मैनेजर का क्या है। प्रोज एंड कॉन्स वाली बात है बेसिकली कि इसके फायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है। मैनेजमेंट ऑफर्स चैलेंजिंग, एक्साइटिंग एंड क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज फॉर मीनिंगफुल एंड फुलफिलिंग वर्क। ये वाला मैं बता रहा हूँ, दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, कि अगर सर कहते हैं कि व्हाट इज मैनेजमेंट, write a detailed note on value of studying management। Yeah, what is value management? What is the characteristics? Define what is an organization? What are common characteristics of organization? And what is the value of studying management? ठीक, तो फिर ये सब जो है ना वो लिखना पड़ेगा। मैनेजमेंट ऑफर्स चैलेंजिंग, एक्साइटिंग एंड क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज फॉर मीनिंगफुल वर्क एंड फुलफिलिंग वर्क। Successful managers receive significantly monetarily rewards for their efforts। ठीक, अच्छा, यूनिवर्सल नीड ऑफ फॉर मैनेजमेंट। अब देख यहाँ पे ना रिवॉर्ड और मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट ऑफर्स चैलेंजिंग, एक्साइटिंग एंड क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज फॉर मीनिंगफुल एंड फुलफिलिंग वर्क। ठीक, कि जो चैलेंज, जो ये मैनेजमेंट की जो तरीकेकार है ना, या जो मैनेजमेंट की चैलेंजेस हैं वो कोई मैनेजर पे उसका क्या इफेक्ट आता है। ठीक, कि जो चैलेंजिंग एनवायरनमेंट होती है उसमें मैनेजमेंट कैसे जो है वो परफॉर्म कर रही होती है। सही, फिर उसके बाद इसमें एक्साइटिंग एंड क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं, रिवॉर्ड्स के उसमें आ गया फॉर मीनिंगफुल एंड फुलफिलिंग वर्क। ये कॉपी पेस्ट है। खैर, सक्सेसफुल मैनेजर्स रिसीव सिग्निफिकेंट मॉनेटरी रिवॉर्ड्स फॉर देयर एफर्ट्स। जो सक्सेसफुल मैनेजर्स है ना वो मॉनेटरीली रिवॉर्ड्स हासिल करते हैं अपनी एफर्ट्स का। लेकिन हमारे केस में चूंकि ये ग्रुप बना हुआ है और वी आर
क्लास फेलोज, तो दिस थिंग इज टोटली एनपीएफ, ये नॉन प्रॉफिट सॉर्ट ऑफ उस पे ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, ठीक है। दिस इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की जो है ना वो करना है, फलाह के लिए ये काम है। तुम में से अगर कोई डोनेशन देना चाहता है तो ही और शी इज वेलकम, कोई मसला नहीं है, डोनेशन दे दो अगर तुम में से कोई देना चाहता है। अदरवाइज ये जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बेसिकली मेरा अपना जो मेरी अपनी जो आइडियोलॉजी है ना, उसके मुताबिक जो एजुकेशन है ना वो फ्री होनी चाहिए, उसमें देयर शुड बी नो मनी इन्वॉल्व। क्यों? एजुकेशन में आप पैसा इन्वॉल्व कर दोगे ना तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो एक बिजनेस बनना शुरू हो जाता है, कि वो लोगों को, बंदों को, इंसानों को डील भी वैसे ही किया जाता है फिर, जस्ट लाइक अ बिजनेस। तो एजुकेशन को बिजनेस नहीं होना चाहिए मेरे नजदीक। एजुकेशन शुड बी फ्री, इट शुड बी समथिंग के मतलब आपको जो है ना वो फ्रीली प्रोवाइड की जाए, बिकॉज ये चीज जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। जो एजुकेशन है ना इट शुड नॉट बी अ बिजनेस मेरे नजदीक। लेकिन अब क्या करें, सैडली स्पीकिंग वी लिव इन अ कल्चर जहाँ पे लोग इसी तरीके से जो है वो किसी को लेके चल रहे होते हैं जिंदगी। अच्छा नेक्स्ट, फिर उसके बाद यूनिवर्सल नीड ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज नीडेड इन, कहाँ कहाँ पे मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होती है? एट ऑल लेवल्स, all sizes of organization, all types of organization, ठीक, all organizational areas। इसमें अब याद करने वाली क्या जो चार बातें हैं, what is an organization, जो organizational area है, sizes of organization, types of organization और organizational levels। management is needed in sizes of organization, organizational levels, types of organization और organizational areas। स्मॉल, लार्ज, प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, बॉटम, टॉप, ठीक। और फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज में आ जाता है, अकाउंटिंग, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम एटसेट्रा कर दो। इंफॉर्मेशन से मतलब बेसिकली ये एग्जांपल्स हैं यार। अच्छा, ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारी लास्ट स्लाइड है। इसमें है जी के रिवॉर्ड्स एंड चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ मैनेजर। अच्छा, अब अगर सवाल देते हैं ना कि राइट अ नोट ऑन मैनेजर्स, व्हाट आर द फंक्शंस मैनेजर परफॉर्म्स, ठीक। और फिर उसके बाद सर कहते हैं कि डिस्कस रिवॉर्ड्स एंड चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ मैनेजर। तो फिर जो है वो पहले मैनेजर की डेफिनेशन, ठीक। फिर उसके बाद लिखना है हमने फंक्शंस दे परफॉर्म, यही वाले क्या कहते हैं, फंक्शंस में आ जाएगा जो स्किल्स हो गई, रोल्स हो गए, सॉरी ये पोल्क वाला आ गया फंक्शंस में सारा, पोल्क वाला, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट इज रिवॉर्ड्स ऑफ एंड चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ मैनेजर, वो ये वाली जो स्लाइड है ना उसके ऊपर लिखे हुए हैं। कुछ पॉइंट्स याद कर लो, कुछ बेशक अपनी तरफ से भी डाल देना, क्योंकि इन द एंड व्हाट ऑल मैटर्स इज कि आपने अपने जो मतलब पेपर है उसमें कैसे परफॉर्म किया, ठीक है। तो पहला जो रिवॉर्ड है उसमें आता है जी के राइट अ वर्क एनवायरनमेंट इन विच organizational members can work to the best of their ability, create a work environment। ये बेसिकली एक रिवॉर्ड होगा कि हाँ एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं वो अपने बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज पे जो है ना वो परफॉर्म कर सकें। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज हैव अपॉर्चुनिटीज टू थिंक क्रिएटिवली एंड यूज इमेजिनेशन, कि आप कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हो कि हम क्रिएटिवली जो क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटीज हैं उनको क्रिएटिवली यूज कर सकें या उनके बारे में क्रिएटिवली सोच सकें और अपनी इमेजिनेशन को यूज करके उसको रियलिटी में लेकर आ सकें। हेल्प अदर्स फाइंड मीनिंग एंड फुलफिलमेंट इन वर्क, कि दूसरों को जो है वो हेल्प करना है कि वो मीनिंग और अपने काम में बेहतरी ला सके। नेक्स्ट इज सपोर्ट, कोच एंड नर्चर अदर्स, कि हमने सपोर्ट करना है लोगों को, कोच करना है और नर्चर करना है, ये रिवॉर्ड्स हैं, ठीक है। ये वो रिवॉर्ड्स हैं जो कि फुलफिलमेंट जो होती है ना आपके अंदर जो है वो उससे प्लीज होता है कि यार मैंने किसी के लिए कुछ अच्छा किया। सपोर्ट, कोच एंड नर्चर अदर्स, वर्क विद अ वैरायटी ऑफ पीपल, कि आप
डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट सोसाइटी में रहते हुए एक जो है वो काम कर रहे हैं, तो उससे जब वैरायटी ऑफ पीपल की बात आ जाती है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो होती है मतलब पर्सनल कॉम्पिटेंसी होती है वो इंक्रीज हो जाती है कि आप उसको डिफरेंट लोगों के साथ काम करते हैं, डिफरेंट कल्चर में काम करते हैं, आपको एक्सपोजर अच्छा मिलता है। रिसीव रिकग्निशन एंड स्टेटस इन ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटी के जो कम्युनिटी और ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर आप जो है वो रिकग्नाइज किया जाता है आपको, और आपको एक अच्छे स्टेटस पे ना समझा जाता है। प्ले अ रोल इन इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम्स। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो आउटकम्स होती है ना, जो मतलब डायरेक्ट आउटकम्स होती हैं, उसमें आप अपना एक पार्ट प्ले कर रहे होते हैं कि मतलब आप अगर मिडिल मैनेजर्स में हो तो आप टॉप लेवल मैनेजर से भी इन कम्युनिकेशन में हो, और फिर उसके बाद आप लो लेवल मैनेजर से भी इन कम्युनिकेशन में, तो ऑटोमेटिकली आप एक इन्फ्लुएंसिंग किस्म के जो है ना वो पार्ट पे होते हैं। रिसीव अप्रोप्रिएट कंपनसेशन, आपको जो है वो खातिर ख्वाह सैलरी भी मिल रही होती है, बोनसेस भी मिल रहे होते हैं, और आपके पास स्टॉक ऑप्शंस भी मौजूद होते हैं। ठीक है, अब मैं इस स्लाइड में पहुंच के ना बिल्कुल जो है ना वो मतलब थक चुका हूँ, कि तुम खुद अंदाजा कर लो कि 47 मिनट का लेक्चर हो गया हो ये। इट इज ऑल लाइक कि भैया आपका स्टेमिना कितना है। ठीक, तो अब मैं मैक्सिमम अगर कोई लेक्चर दूंगा ना, मैं 1-1.5 घंटे का लेक्चर दूंगा, उसके बाद चिल करूंगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद मतलब इट इज बेसिकली लाइक दैट। तो रिसीव अप्रोप्रिएट कंपनसेशन, ठीक है, फिर उसके बाद गुड मैनेजर्स आर नीडेड बाय ऑर्गेनाइजेशन। कोई जो अच्छे मैनेजर होते हैं ना वो ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड होती है कि जो मैनेजर्स हैं वो अच्छे, और सर ने एक वो कोड बताया था कि जी यू प्रोवाइड मी गुड मैनेजर्स, तो आई विल फॉर्म अ गुड कंपनी। कि अगर आपके पास अच्छे मैनेजर्स आ जाए तो ऑटोमेटिकली आप एक अच्छी कंपनी जो है ना वो बना सकते। अच्छा, ये हो गया रिवॉर्ड। अब आते हैं इसके चैलेंजेस की तरफ। ठीक है, कि एक मैनेजर की जिंदगी में चैलेंज क्या क्या होता है, कि उसे मैनेजर को भाई सीधी जो सी बात है उसको हार्ड वर्क करना पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट इज मे हैव ड्यूटीज दैट आर मोर क्लरिकल देन मैनेजेरियल। उसके पास जो काम होने चाहिए ना वो क्लरिकल से ज्यादा मैनेजेरियल होने चाहिए, कि उसको मैनेज करना आना चाहिए, क्लरिकलिटी में ना पड़े वो ज्यादा। हैव टू डील विद वैरायटी ऑफ पर्सनैलिटीज, उसको मुख्तलिफ तरह की पर्सनैलिटी से, मुख्तलिफ तरह के लोगों से जो है ना वो डील करना पड़ता है। नेक्स्ट इज ऑफन हैव टू मेक डू विद लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक, कि उससे अक्सर औकात जो है वो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ परफॉर्म करना पड़ता है। नेक्स्ट इज मोटिवेट वर्कर्स इन chaotic एंड अनसर्टेन सिचुएशंस, के वर्कर्स को मोटिवेट रखता है वो एक अनसर्टेन सिचुएशन में। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज सक्सेसफुली ब्लेंड नॉलेज, स्किल्स, एम्बिशंस एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ अ डाइवर्स वर्क ग्रुप, कि वो सक्सेसफुली ब्लेंड करता है नॉलेज को, स्किल्स को, एम्बिशंस को और एक्सपीरियंसेस ऑफ अ डाइवर्स, एक डाइवर्स वर्क ग्रुप को उसको जो है ना मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, कि मतलब उसमें काम आगे पीछे बहुत ज्यादा करना पड़ता है उसे। और फिर उसके बाद सक्सेस डिपेंड्स ऑन अदर्स वर्क परफॉर्मेंस, के उसकी जो सक्सेस है ना वो दूसरों की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करे, उसकी अपनी परफॉर्मेंस पे नहीं होती। कि अब जैसे मैं हूँ, मेरी जो सक्सेस है ना वो तुम लोगों पे डिपेंड जो है वो अच्छा ये जो ग्रुप है ना इसकी जो सक्सेस है ना वो तुम लोगों की पार्टिसिपेशन पे डिपेंड है, कि अगर तुम लोग पार्टिसिपेट अच्छा करोगे तो ग्रुप की डिस्कशन अच्छी होगी। टर्म्स टू नो, वही वाली सारी बात, मैनेजर, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, मिडिल मैनेजर्स, टॉप मैनेजर्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट क्या होती है, एफिशिएंसी क्या होती है, इफेक्टिवनेस क्या होती है, अब इसमें फंक्शंस क्या आते हैं। ये अब देखे ना सर ने यहाँ पे एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस को जो है ना वो इस कैटेगरी में डील किया। फिर उसके बाद प्लानिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, फिर उसके बाद लीडिंग, कंट्रोलिंग, अचीविंग क्या होता है, फिर उसके बाद मैनेजमेंट रोल्स क्या हो गए। ठीक, फिर उसके बाद इंटरपर्सनल रोल्स, इंफॉर्मेशनल रोल, डिसीजन रोल्स, टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स, कंसेप्चुअल स्किल्स। ये मतलब ये चीज याद करोगे ना तो ये बेसिकली आपकी रिवीजन है। टेक्निकल स्किल्स क्या आती हैं, ह्यूमन स्किल्स, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, और यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट क्या है। सही, फिर उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिवॉर्ड्स एंड चेंजेस का जिक्र नहीं है इसमें। ठीक है, और रिवॉर्ड्स एंड चैलेंजेस ऑफ अ
मैनेजर का जिक्र नहीं, इन दो चीजों का जिक्र नहीं है जो कि हमें आनी चाहिए, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोनों, चेंजेस और रिवॉर्ड्स एंड चैलेंजेस। ये क्वेश्चन याद कर लो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, कि जो ये वाला चीजें ना, चेंजेस impacting manager's job, what is an organization, deliberate arrangement of people, ठीक है, स्ट्रक्चर डिस्टिंक्टिव पर्पस होता है, डेलिबरेट स्ट्रक्चर होता है, जो होता है गोल होता है, फिर उसके बाद रिवॉर्ड्स एंड चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ मैनेजर। मेरी प्रेडिक्शन है जी, इस जो लेक्चर है ना, इसमें से सर दे सकते हैं कि व्हाट इज अ मैनेजर, डिस्कस टाइप्स ऑफ मैनेजर्स and briefly explain what are the functions of manager, या what are the roles of manager, या what are the skills of a manager। ठीक, ये हो गया। फिर ये मतलब इसमें से ये इस तरह पूछ सकते हैं, या फिर ये होगा what is management, what is management, how management is applied in organization, what is management, how management is applied in organization, write a note on, briefly describe universality of management। ठीक है, इस तरीके से ये सवाल सर बना सकते हैं। या फिर उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि मेरा मतलब मुझे बहुत ज्यादा जिस क्वेश्चन के ऊपर जिसे कहते हैं ना कि मुझे समझ में आ रही है कि सर ये क्वेश्चन लाजमी देंगे, वो है व्हाट इज मैनेजमेंट, how management is utilized in an organization, and discuss the challenges of a manager in terms of rewards, नहीं sorry, changes impacting a manager's job, and the rewards and challenges of a manager। सही, मतलब इस तरह से सवाल लंबे लंबे और जो है वो थोड़े डिफिकल्ट सवाल सर दे सकते, ठीक है। तो तैयारी तुम लोगों की ना अच्छी होनी चाहिए, तो ये देख के घबराना नहीं है और डरना नहीं है कि जी सवाल कितना लंबा हो गया और सवाल कितना मुश्किल हो गया, ठीक। देखना है और देख के एनालाइज करना, और पार्ट्स में सवाल को ना पार्ट में कर, अच्छा यार ये व्हाट इज मैनेजमेंट, ये व्हाट इज मैनेजमेंट जी, पढ़ा जी कि मैनेजमेंट क्या होती है, ठीक है। तो फिर उसमें कोऑर्डिनेट्स और जो कोऑर्डिनेट करता है, ओवरसीज द वर्क ऑफ अदर्स, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, ये पॉइंट याद रखें। मैनेजमेंट में ये होता है व्हाट इज मैनेजमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जी के चेंजेस इम्पैक्टिंग अ मैनेजर्स जॉब, उसमें फिर आ गया जी टेक्नोलॉजी आ गया, वो कर रहा होता है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी के चेंजेस आ गए, फिर उसके बाद जो है वो मतलब यार ठीक है, फिर उसके बाद जी कंपेटिटिवनेस आ गई, ठीक है। ये रट्टा लगाना पड़ेगा साथ साथ, ठीक है, थोड़ा सा ना कि मतलब आइडिया हो। क्वेश्चन में जब बंदा जाता है ना, बंदा बहुत कंफ्यूज हो जाता है, बात ऐसी है। एथिक्स, टेक्नोलॉजी, एथिक्स, कंपेटिटिवनेस और सिक्योरिटी थ्रेट्स, ठीक है। टेक्नोलॉजी क्या है, एथिक्स क्या है, और कंपेटिटिवनेस क्या है, और सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या है। ये 4 पॉइंट याद रखोगे ना तो इम्पैक्ट तुम्हारे ज़हन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट क्या होता है कि वर्चुअल प्लेसेस बन गई है। फिर उसके बाद जो एथिक्स है उनका वो पार्ट क्या है कि जी अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। कंपेटिटिवनेस से क्या हो रहा है कि जी जो कस्टमर सर्विस इनोवेशन है वो ज़्यादा हो रही है। सिक्योरिटी थ्रेट से क्या हो रहा है जी कि रिस्क मैनेजमेंट और डिस्क्रिमिनेशन कंसर्न ज़्यादा हो रही है। ये मतलब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि ये सर पूछ सकते हैं, ठीक। बाकी ये दिस समन्स आर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, सही है। दैट वाज इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बाकी ये है कि अच्छे तरीके से तैयारी करो और
परफॉर्मेंस अच्छी करो, बाकी तुम लोगों को सपोर्ट करने के लिए मैं भी हूँ, और भी 3-4 लोग होंगे, तो परेशानी नहीं है और घबराना नहीं है भाई ने, बस बाकी और कुछ नहीं है। ये जो मेरा लेक्चर है ना, दैट इज, या लेक्चर तो नहीं कहूँगा, ये जो हमारी पढ़ाई है ना, दैट इज सोनली फॉर द पर्पस ऑफ कि हम एक ऐसे इंडिविजुअल को जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहा, हम उसे टारगेट कर रहे हैं, सही, जो कि हमारे साथ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, हम बेसिकली उसको जो है ना वो टारगेट करेंगे। तो हमने उसे पढ़ाना है यार, बस मेरा जो एम है ना वो ये है कि जो बंदा पढ़ नहीं सक रहा ना, उसे हमने पढ़ाना है। बाकी कुछ पेपर के अंदर थोड़ा बहुत मैं भी लिख लूंगा, आगे पीछे के भी लोग लिख लेंगे, लेकिन मेन पॉइंट जो लाया करता है वो ये है कि हमने उस इंडिविजुअल को पढ़ाना है। ठीक है, अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, फिर इंशाल्लाह जो है वो बात होती है और मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में, या नेक्स्ट जो ग्रुप डिस्कशन है ना, उसमें हमारी जो है वो बातचीत होती है। क्योंकि ये तो मुझे पता था वहाँ सो रही होगी, चिल कर रही होगी, लेटी भी होगी, ठीक है, और एंजॉय कर रही होगी। सुबह 9 बज रहे हैं, छुट्टी का दिन है, ठीक है, आज जो है वो हलवा पूड़ियाँ भी खानी है, और नाश्ते भी अच्छे अच्छे करने हैं, और चाय पानी भी जो है वो जबरदस्त करना है। तो अच्छी बात है यार, खाओ पियो एंजॉय करो, लाइफ इज मेंट टू बी एंजॉयड। ठीक है, अगर जिंदगी में एंजॉयमेंट नहीं है ना, तो जिंदगी जिंदगी नहीं है, वो बिल्कुल जो है ना वो फीकी है। एंजॉय करते रहो, खुश रहो, दुआ में याद रखो, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ग्रुप डिस्कशन में मुलाकात होती है। टेक केयर बॉयज, अल्लाह हाफिज, बॉयज एंड गर्ल्स आल्सो। ठीक है, तो लड़कियां ये ना समझे कि उनको जो है बिल्कुल ही साइड पे किया जाता है, गर्ल्स आल्सो। ठीक है, तुम लोग भी एंजॉय करो लाइफ को, और बस कोशिश करो कि अच्छा पढ़ाई करो, और अच्छी तरीके से पढ़ के और याद करके चीज़ों को जो है ना वो आना है। इसी जमरे में ना थोड़ा सा करेक्टराइज करके और चीज़ों को एक बॉडीड फॉर्म में, ठीक है, एक बॉडीड फॉर्म में, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में याद तैयार करना है कि कैसे जो एक प्रेजेंटेशन है उसको तैयार कर सकते हो। बाकी जो है वो काफ़ी माशाल्लाह ब्राइट स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के पास, उनसे भी आप मदद ले सकते हो। माहिज़ो है, फिर उसके अलावा माहिज़ो के साथ साथ, क्योंकि माहिज़ो जो है ना वो बड़ी एक डोमिनेंट सॉर्ट ऑफ ना फिगर है विद इन द गर्ल्स। रीज़न उसका ये है कि जो वो टीचर्स है ना वो काफ़ी हद तक दे आर वेरी मच इंस्पायर्ड बाय माहिज़ो। तो बस एंजॉय करो, और ख्याल रखो अपना, दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।